हेलो एवरीवन, आज 4 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हमारा पर्पज़ यहाँ पे रहता है कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है या पीआईबी है, कहीं भी ऐसी न्यूज आती है जो यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस करंट अफेयर्स को डिस्कशन करना। लेकिन हमारा फॉर्मेट यहाँ पे अलग है, हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जिससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, लगातार आपकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, दूसरा आपका कंटेंट भी बेहतर हो रहा है। मतलब उस एमसीक्यू में हम सिर्फ एबीसी सही आंसर नहीं बताते हैं, बल्कि हम उसे स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यू है, अगर हम देखें, पहले एमसीक्यू इसके बारे में, एमपी पोर्ट्स के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमपी पोर्ट्स। एमपी पोर्ट्स के बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है कि एमपी पोर्ट्स आर मेन मरीन वर्टिब्रेट्स। मरीन तो आपको पता है ना कि जो समुद्र में रहते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या है? जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है ना, जिनकी रीढ़ की हड्डी हो। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो टाइप के जीव आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा वर्टिब्रेट्स देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बताइए? तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, तो कशेरुकी और इन जो वर्टिब्रेट्स है या अकशेरुकी देखने को मिलता है। अब वर्टिब्रेट्स या रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है वो 5 कैटेगरी के बेसिकली देखे जाते हैं। जैसे पहला तो है मैमल्स है, स्तनधारी है, जो हम लोग होते हैं। ठीक है ना, या जीव जंतु हैं, मनुष्य है, गाय बकरी, ये सब। ठीक है, दूसरा पक्षी भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे तो एम्फीबियंस भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, फिशेस भी आती हैं। ठीक है ना, इस तरह से रेप्टाइल्स भी अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी कौन सी, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा केकड़ा देखने को मिलेगा, झींगा देखने को मिलेगा। तो इनको इंग्लिश में भी इनका नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें, क्रैब बोला जाता है इनको। ठीक है ना, क्रैब मतलब केकड़ा होता है, श्रिम्प मतलब होता है झींगा। ठीक है ना, तो अगर आपका जो भी मीडियम अपने हिसाब से, लॉबस्टर्स होते हैं, प्रॉन होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं आपको पानी में देखने को मिलेंगे। अब इनकी बॉडी में तीन स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। जैसे हेड है, थोक्स है, या एब्डोमेन है, पेट है। और इनकी जो कहते हैं ना कि बाहरी जो परत होती है वो कठोर होती है। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब वहीं अगर आप देखेंगे कशेरुकी के बारे में तो आपको पता ही है कि हम लोग हैं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन है। तो ये वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स बात हो गई। अब स्टेटमेंट और क्या कह रहा है कि दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो क्रस्टेशिया फैमिली क्या होता है? क्रस्टेशिया बेसिकली एनिमल ग्रुप है किसका? जल में रहने वालों का। ठीक है ना, तो जिनकी जो कठोर बाहरी खोल होती है, जैसे क्रैब्स हो गया या केकड़ा जिसकी बात करते हैं, झींगा हो गया, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं, इस फैमिली का है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि 2 न्यू स्पीसीज खोजी गई हैं। कहाँ पे? वन फ्रॉम चिल्का लैग्यून या चिल्का झील में, दूसरी खंभात की खाड़ी में। तो 2 न्यू खोजी गई हैं, ऐसे यहाँ पे कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है एम्फी पोर्ट्स आर डेट्रीवोरस। मतलब कि जैव अपघटक होते हैं। मतलब कि जो पदार्थ होते हैं जैव, जो जल्दी अपघटित नहीं होते, उनको क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं या तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी जैसे जैविक पदार्थ हैं। दैट हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम हेल्दी बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाए? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट है। वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, बल्कि एम्फीपोड्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में? पिलिया मालेनेडू के बारे में है। अब अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 2 तरह का आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 तरह का, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश के लिए लॉन्च किया है। 1 मिनट लगे मुझे बताने में। ये जो प्रोग्राम है इसकी डेट कितनी है? 170 से 180 दिन यहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमारा पर्पज़ क्या है कि जितने भी यूनिट है, सपोज करें जीएस पेपर 1 में 4 जो जीएस पेपर होते हैं, उनमें अगर 60 के आसपास यूनिट है, हर एक यूनिट में 3-3 दिन आपको दिए जाएंगे। 3-3 दिन 2-2 आंसर्स दिए जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक पीवाईक्यू और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको आंसर लिखना है और सबमिट करना है। आपको मॉडल आंसर मिलेगा, कॉपी वैल्यूएशन मिलेगी। पर्पज़ क्या है? यूपीएससी में चारों जीएस के पेपर को सिलेबस जो है ना, उसे कंप्लीट एनालिसिस करना, कंप्लीट आंसर राइटिंग करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्ट को आप कवर कर लो। उसी तरह से यूपीपीसीएस का जो 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर के पूरे यूनिट को, सिलेबस को हमने यूनिट वाइज बांट दिया है। 3-3 दिन का टारगेट दे रखा है और उसमें आप बहुत कम पैसे में, अगर हम बात करें लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास में, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में है? कैसे ज्वाइन करना है आपको? तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल विजिट करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 707। इसमें डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और सारी डिटेल भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिलिया मलेनेडू इज ए न्यूली डिस्कवर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर फ्रॉम वेस्टर्न घाट। पिलिया मलेनेडू पश्चिमी घाट में खोजी गई एक मकड़ी की प्रजाति है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट बिलोंग टू द जीन ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स नोन एज साल्टिसिडेया। यह साल्टिसिडिया नामक कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति से संबंधित है। भारत में इसका अंतिम रिकॉर्ड 1 सदी से अधिक समय पहले दर्ज किया गया था, मतलब 100 साल पहले देखा गया था कि ये भारत में पाई जा रही है। अभी क्या हुआ कि वेस्टर्न घाट्स में इसकी खोज हुई, ठीक है ना, मकड़ी की प्रजाति है। तो यहाँ पे जहाँ पे खोज हुई ना, उस एरिया को क्या कहा जाता है? उस एरिया को कहा जाता है मालेनाडु या मालेनाडु उस एरिया को कहा जाता है। तो उसके नाम पर इसे मालेनाडु नाम इसे दिया गया, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें, कुछ इसमें खास जानकारी नहीं है, जितने स्टेटमेंट दिए हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के चिकमंगलूर एरिया में इसकी खोज हुई है, ठीक है ना, ठीक। पिलाई मलेनाडु, तो मलेनाडु एरिया चिकमंगलूर एरिया में वहाँ मकड़ी की प्रजाति खोज हुई है, जिस वजह से इसका नाम यहाँ पे पड़ा है। 123 वर्ष पहले, हालांकि 1902 के आसपास अगर हम बात करेंगे तो इसको पहली बार यहाँ पे देखा गया था। अब से पहले मतलब लगातार देखा गया था। द हिंदू में ये न्यूज़ थी, वो हमने यहाँ पे देखी। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट के बारे में आपको पता, भारत का ये मैप अगर आपने देख रखा है तो ये रीजन में आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो गुजरात का जो तट है, गुजरात का जो तापी क्षेत्र, तो अगर हम देखें कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास जो एरिया है वो वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। और इसे स्थानीय रूप से सह्याद्री हिल्स भी बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट आ जाए? गुजरात आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें गुजरात आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, गोवा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। कौन सा? गोवा देखने को मिलेगा। कर्नाटक भी आपको देखने को मिलेगा, केरला मिलेगा और तमिलनाडु भी मिलेगा और केरला भी मिलेगा। तो इतने राज्य यहाँ पे आते हैं। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आपको कौन सी देखने को मिलेगी? अनाईमुड़ी। आपको 2695 मीटर ऊंची जो चोटी है अनाईमुड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। केरला में सबसे ऊंची है। महाबलेश्वर भी है महाराष्ट्र में जो इसका पार्ट है, दोदा बेटा भी। और यहाँ पे मानसूनी वर्षा भी सबसे पहले होती है, आपको पता होना चाहिए। और रही बात वेस्टर्न घाट्स की, तो इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में याद रखनी है। साथ ही दो कमेटी गठित की गई थी, मुझे जैसा कि याद आ रहा है अभी। कस्तूरी रंगन कमेटी गठित की गई थी। कौन सी कमेटी? कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी कि ये डिसाइड करना कि कहाँ डेवलपमेंट हो, कहाँ तक कंजर्वेशन हो वेस्टर्न घाट्स का, इसको जानने के 2013 में। उससे पहले एक और कमेटी बनी गई थी, गाडगिल कमेटी। यह भी कमेटी अगर हम बात करें कब 2011 में गठित की गई थी। तो गाडगिल कस्तूरी रंगन कमेटी का संबंध इसी से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? अगर आपने देखा सही आंसर क्या मैंने बताया, सही आंसर यहाँ पे मैंने नहीं बताया। तो कुछ आंसर आपको गेस भी करने हैं, आप यहाँ पेन कलम लेके आप लिखते रहा करें। सही आंसर इसके तीनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों इसके यहाँ पे इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कावेरी नदी में भारी धातु के संदर्भ में यहाँ पे MCQ बने हैं, आइए देख लेते हैं। हैवी मेटल्स स्टेटमेंट कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हैवी मेटल आर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट विथ लो एटॉमिक वेट। तो अगर जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करें तो हैवी मेटल्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट लो होता है, ठीक है, परमाणु भार इनका कम होता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है, परमाणु भार वाले कम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि द बायो एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिज्म एंड आर टॉक्सिक इवन एट लो कंसंट्रेशन। यह जीवों में जैव संचय करते हैं और कम सांद्रता पर विषैली हो जाते हैं। अब जैव संचय क्या है, ये क्या आपको पता है? ये नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले यहीं पे रुक जाओ, जैव संचय जान लो क्या होता है। देखिए, जब कोई हानिकारक पदार्थ, अगर हम बात जैसे DDT होता है या हैवी मेटल्स होते हैं, भारी धातुएँ होती हैं, किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और वो टूटकर बाहर नहीं निकलते हैं, शरीर में जमा रहते हैं या शरीर में एक्यूमुलेट रहते हैं, अगर हम बोला जाए एक्यूमुलेट रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेशन को बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति के शरीर में वो मतलब कि वो मेटल जमा हुआ है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मछली के शरीर में पारा धीरे धीरे जमा होने लगता है, ठीक। अब जैसे बायो मैग्निफिकेशन एक और वर्ड इससे जुड़ा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन जैव प्रवर्धन, मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि फूड चेन का पार्ट बन जाए। आपको पता है कि जैसे घास के बारे में बात करें तो घास बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, बकरी खाई है ना, बकरी को शेर खाया। तो सपोज करिए, लेट्स बाइजेट कि अगर बकरी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ जमा हुआ है और वो फिर उसके माध्यम से शेर के शरीर में भी चला जाता है, जैसे उस बकरी को खाता है, तो इसे क्या कह लेंगे? जो ट्रॉपिक लेवल के थ्रू जा रहा है उसे बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना। जैसे अगर मान के चलिए जो प्लैंक्टन्स होते हैं, कावेरी नदी में जो प्लैंक्टन्स थे उसमें मरकरी था और उसे मछलियों ने खाया, उनमें मरकरी आ गया, फिर बड़ी मछली ने खाया, उसमें उनके ऊपर भी अगर हम देखा तो ये बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू चला गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा
क्या स्टेटमेंट कह रहा है? मरकरी, लीड एंड कैडमियम आर एग्जाम्पल ऑफ हैवी मेटल्स कंसर्न इन एक्वाटिक सिस्टम। पारा है, सीसा है, कैडमियम है, ये जलीय तंत्र की भारी धातु एक समस्या बनी है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब बात करें किसकी? हैवी मेटल्स की, कि जो हैवी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, आखिर क्या ऐसा है हैवी मेटल्स में, ठीक है। तो हैवी मेटल्स क्या होते हैं? जिनका जो मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स सक्रिय होता है और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब क्या, टॉक्सिक भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें पारा के बारे में बात करें, इसके अलावा कैडमियम के बारे में बात करें, आर्सेनिक के बारे में अगर देखो आप, इसके अलावा थैलियम भी अगर हम एक तरह के देखें, लेड देखें, तो ये सब क्या है? भारी धातु कहलाते हैं। ये पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है उसके प्राकृतिक घटक होते हैं, बेसिकली जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें विघटित नहीं किया जा सकता है, भोजन, पानी या हवा के माध्यम से क्या शरीर में पहुंच जाते हैं। अब इनमें से अगर हम बात करें तो कुछ भारी धातु तांबा भी होती है, सेलेनियम भी होती है, जो कहीं ना कहीं मानव के शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक भी होती है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्या है आपको यहाँ पे हानिकारक देखने को मिलेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे ये हमें देखना था। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी धातु यहाँ बोला कम परमाणु भारत, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये जैविक नहीं होते हैं, ये बल्कि अकार्बनिक जो एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे पंपाडुम के बारे में बात कर रहा है। सॉरी, मैं पानी पी रहा था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यह कह रहा है कि पंपाडम 16 नेशनल पार्क है, इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। केरल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है पंपाडुम 16 नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि इट फॉर्म्स द नदर्न मोस्ट 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन द वेस्टर्न घाट। ये पश्चिमी घाट के उत्तरी छोर में 16 घास भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। ये भी देखते हैं क्या है इसका मामला, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इट कनेक्ट एराविकुलम नेशनल पार्क विद द पलानी हिल्स फॉर्मिंग एन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क को पलानी पहाड़ियों से जोड़ता है एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब आइए देखते हैं क्या मत। देखिए पंपाडुम जो 16 नेशनल पार्क है, जहाँ पे कभी किस जीव का सबसे ज़्यादा खतरा? ऑस्ट्रेलियाई वॉटल्स। ऑस्ट्रेलियाई वॉटल्स क्या है? कोई वाटल है क्या? कोई बॉटल नहीं, ये एक आक्रामक पौधा था, मतलब कि एक इन्वेसिव स्पीसीज था, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इस नेशनल पार्क को प्रभावित कर रहा था। इसको अब क्या किया जा रहा है? रिहेबिटेट किया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है, सॉरी एलिमिनेट किया जा रहा है। यहाँ घास के मैदान और जो वाटर जो कहते हैं स्ट्रिप्स हो, तो वह जो जलधाराएँ थी, घास के मैदान थे, उनको बेहतर किया जा रहा है, जिससे जो इंडिजिनस जो स्पीसीज यहाँ की लौट सकें, ठीक है। अब ये केरला की कहाँ पार्ट है? जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है ना, उसका पार्ट है। तो जो उत्तरी छोर बोला जा रहा है नदर, तो जैसे ये केरला हो गया, तो इसका दक्षिणी का पार्ट है ना कि उत्तरी, तो ये नॉर्दर्न जो स्टेटमेंट था ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो इस आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन हम लोग यहाँ तक रुकेंगे नहीं। अब इसकी सीमा अगर हम बात करें तो इसकी सीमा तमिलनाडु के डिडीगुल अगर हम बात करें, एक जिला है, वहाँ से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और इसको 2004 में अगर हम बात करें नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन सा नेशनल पार्क बात करें? पंपाडुम 16 नेशनल पार्क, ठीक। अब इसकी जो हाइट पे अगर आप बात करें तो 1600 से 2400 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है, और ये पालानी हिल्स का भी पार्ट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क को पालानी हिल्स से जोड़ता है, तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो गलियारा यहाँ पे ये बनाता है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट मानसून का आपको पता ही है, यहाँ पे उससे भी बारिश होती है। 16 फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, और जैसे हम बात करें कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। आपको पता है जो वेस्टर्न घाट्स में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, मैंने कई बार बताया है, वो सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में है? यहाँ पे अगर आप देखोगे एनसीफिलोफाइकार्डिटिस वायरस के बारे में। अब क्या है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना है। ENCEPHALOMYOCARDITIS, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में बोला जाए कि ये एक डीएनए वायरस है बिलोंगिंग टू द पिक्रोनेविरिडाई फैमिली। तो ये एक ऐसा वायरस है पिक्रोनेविरिडाई जो फैमिली इससे संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि इट इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स एंड कैन इन्फेक्ट एलिफेंट। यह चूहों से
और बात करें चूहों से हाथी तक फैल जाता है, ठीक है ना, सुअरों तक फैल जाता है, ठीक है, और ह्यूमंस में भी फैल जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलता है, मनुष्यों में बिना लक्षण वाले संक्रमण उत्पन्न कर देता है। अब बताइए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। अब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, तो यही तो मकसद है कि चर्चा का, कि इतने स्टेटमेंट डिफिकल्ट बना दो कि आपको आसानी से जब एग्जाम में कोई आसान क्वेश्चन आए ना, एग्जाम में कुछ आपको कठिन ही ना लगे, खासतौर पर करंट अफेयर डोमेन में। अब देखिए सही आंसर अगर हम देखें तो ये डीएनए नहीं, एक तरह का आरएनए वायरस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यह जो रोडेंट्स होते हैं इनके बारे में डिटेल से आपको बता देता हूँ। देखिए हाल में क्या हुआ कि जो IVRI है, किसने, IVRI, जो अगर हम बात करें जो पशु चिकित्सा संबंधित संस्थान है, ठीक है, इसकी पोस्ट मॉर्टम से पता चला कि दिल्ली का जो जूलॉजिकल गार्डन है वहाँ पे एक अफ्रीकी हाथी था, उसकी मौत हो गई। तो ऐसा पाया गया कि ये EMCV वायरस की वजह से मौत हुई, जो रोडेंट बोर्न अगर हम बात करें रेयर एक अगर हम बात करें वायरस है, ठीक। अब EMCV वायरस चर्चा में आ गया, तो EMCV किस टाइप का वायरस है, नॉन एनवेलप्ड वायरस है, पॉजिटिव सेंस अगर सिंगल स्ट्रेंड RNA वायरस है, किस तरह का वायरस है, RNA वायरस है, ठीक। अब ये कार्डी वायरस जो जीनस है उसकी फैमिली से संबंधित है। यह वायरस अगर हम बात करें तो जो सुअर होते हैं या जो स्तनधारी मेमल्स होते हैं उनमें संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है, और अफ्रीकी यहाँ की मृत्यु इसी वजह से हुई है। और ये जूनोटिक भी है, मतलब जानवरों से मनुष्यों में भी फैलता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और किस तरह का है ये, असिम्टोमेटिक है, मतलब अधिकांश मामलों को देखकर लक्षण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है शरीर में तकलीफ हो सकती है और कई बार घातक हो सकता है। स्टेटमेंट इसमें पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, 2 और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे किसके बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट के बारे में। सोहरा सर्किट बहुत ज़्यादा न्यूज में था, इस वजह से हम यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाल में क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है, डोनर मिनिस्ट्री हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र जो विकास में मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उन्होंने जो पहल शुरू की है, आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने PM डिवाइन नामक इनिशिएटिव शुरू किया है। कौन सी इनिशिएटिव, PM डिवाइन। उसके अंतर्गत अगर देखें तो इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक। तो स्टेटमेंट यहाँ पे जो बनना है पहले देख लेते हैं। द इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट बीइंग गिव मी अ सेकंड, हाँ, इंटर सर्किट डेवलप्ड अंडर द PM गति शक्ति इनिशिएटिव। तो PM गति शक्ति पहल के अंतर्गत इस योजना को बनाया जा रहा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ PM डिवाइन स्कीम विथ 100% सेंट्रल फंडिंग। 100% यहाँ पे केंद्र सरकार फंड कर रहा है PM डिवाइन योजना कहता है। तीसरा, इट फोकस ऑन सस्टेनेबल मल्टी डे टूरिज्म मेघालय सोहरा। यह उद्देश्य मेघालय के सोहरा क्षेत्र में सतत बहुउद्देशीय पर्यावरण जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया, यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ठीक। अब जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट है, PM गति शक्ति के अंतर्गत इसे नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है ना, बल्कि PM डिवाइन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसका पर्पज 2022 से लेकर 2026 के बीच में है, ठीक है ना। और रही बात ये फंडेड या 100% जो केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है, सेक्टर स्कीम यहाँ पे माना जाएगा, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यह जो परियोजना है जो डोनर मिनिस्ट्री है, मेघालय सरकार ज्वाइंटली यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। इसका पर्पज़ क्या है, जो सोहरा रीजन है, खासतौर पे जो चेरा पूंजी वाला रीजन है, तो मल्टी एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, खासतौर पे जो टूरिज्म को लेके हो या लोकली लाइवलीहुड को लेके हो, ये यहाँ पे पर्पज है। इसके कई सारे की कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें सोहरा एक्सपीरियंस सेंटर एक बनाया जाएगा, तो सोहरा एक्सपीरियंस जो सेंटर है उसका पर्पज़ क्या होगा, सोहरा एक्सपीरियंस जो सेंटर उसका पर्पज़ होगा कि जो भी लोग आए वहाँ पे एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ पे गैदर करें। इसके अलावा नोखालाई जो वाटर पार्क कह रहा हूँ, वाटरफॉल है, उन सबको यहाँ पे डेवलपमेंट करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। अब बात की जा रही है यहाँ पे PM डिवाइन योजना की। तो PM डिवाइन योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो PM डिवाइन योजना को लॉन्च किया 2022 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी और इसका बजट था 6,600 करोड़। पर्पज ये था कि 2022 से लेकर जो 2025 तक है उसमें क्या करना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना यहाँ पे सरकार का पर्पज था, ठीक है। यह चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसी का सेगमेंट है कि मेघालय सरकार की मदद की जा रही है यहाँ पे, मेघालय का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NSTR के बारे में, नागार्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, सॉरी नेशनल पार्क मैंने बोल दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो नागार्जुन सागर श्री सैलम लाई करता है कहाँ पे, नल्ला मल्ला हिल्स में, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो जो पूर्वी घाट है, आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में पता होगा, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट है, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट के बारे में पता होगा, तो उनके बारे में आपको यह भी पता होगा कि ये किसका पार्ट है,
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट स्पैम बहुत आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा, गोदावरी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है, तो गोदावरी जो नदी है ना, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वो इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो तीसरा स्टेटमेंट देखिए एकदम इनकरेक्ट, गोदावरी तो नदी यहाँ से नहीं बहती है। ठीक। रही बात नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो नेशनल पार्क, इसके जो अगर एरिया देखें तो 3728 किलोमीटर स्क्वायर है, और सबसे बड़ा अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व माना जाता है। नेशनल पार्क मैंने कई बार बोल दिया, सॉरी उसके लिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और नल्ला मल्ला जो हिल है उसका पार्ट ईस्टर्न घाट का, ये भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन अगर हम बताइए, ये रीजन है, इसका जो दक्षिणी एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 1983 की बात है, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। आपको पता है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसको यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसका नाम ऐसे क्यों हुआ कि यहाँ पे दो बांध देखने को मिलता है, नागार्जुन बांध देखने को मिलता है, दूसरा श्रीशैलम बांध यहाँ पे देखने को मिलता है, श्रीशैलम इस एरिया में। इस वजह से इसका नाम नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल टाइगर रिजर्व हो गया। अब अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है ना, उसको पता तो कई सारे टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा यहाँ अधिक देखने को मिलती है। अब इसके दो सब पार्ट भी हैं, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। गुंडला ब्रह्मोत्सरम वन्य जीव अभ्यारण्य, गुंडला ब्रह्मोत्सरम वन्य जीव अभ्यारण्य। कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि गुंडला ब्रह्मोत्सरम व राजीव गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किसका पार्ट है, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो नेशनल पार्क है उसका पार्ट यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ से अगर नागार्जुन सागर डैम है तो कौन सी नदी हो, कृष्णा नदी होगी। आपको पता है कि कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, तो कृष्णा नदी इसका पार्ट होगी, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न जो घाट्स है यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में आपको डेसिडुअस से पतझड़ वन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एंडोफ्रेनिस, नल्ला मलायन हो, इस तरह के कुछ ऐसे हैं, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हटा दो आप, तो 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे किसके बारे में है। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड दैट रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है और नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। ये कौन सा मेलाटोनिन है। तो हाल में जो डॉक्टर उन्होंने चेतावनी दी, बहुत लोगों में क्या हो रहा है, मेलाटोनिन के सप्लीमेंट ले रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो उनको लगता है कि दवाई खा लेते हैं अब हमें नींद आ जाएगी, तो वो मेलाटोनिन जो दवाई है उसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स सेक्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द डे लाइट एंड डिक्रीज इन डार्कनेस। इसका स्त्राव दिन के समय बढ़ता है, अंधकार में घटता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि द सिंथेसिस मेलाटोनिन सप्लीमेंट आर यूज्ड बाय जेट लैग एंड स्लीप डिसऑर्डर। कृत्रिम मेलाटोनिन सप्लीमेंट को भी जेट लैग और नींद विकारों के में किया जाता है। अब इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरे स्टेटमेंट वाइस अपोजिट हो गया है। अब देखिए होता क्या है मेलाटोनिन, आप थोड़ा सा बात यहाँ पे समझिए। एक देखिए मानव शरीर में एक नेचुरल हार्मोन होता है जो शरीर को नींद है, जगना है, उसके चक्र को कंट्रोल करता है। अब ये जो हार्मोन होता है पीनियल ग्लैंड में से निकलता है। ठीक। अब मेलाटोनिन जो दवा लेते हैं तो क्या होता है कि अंधेरा होने पर क्या होता है, इसका स्त्राव बढ़ जाता है। मान लीजिए चलिए अंधेरा हुआ तो ये क्या करता है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वहाँ से स्त्राव इसका बढ़ जाता है, इससे नींद आने लगती है। नींद आने लगी तो आपको सोने का मन करेगा, और जैसे ही प्रकाश होगा, दिन का टाइम होगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, इसका जो मिलना कम हो जाएगा। मतलब क्या होता, इसका स्त्राव कम हो जाता है। ठीक। तो ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो तो ये हट जाएगा, ये सारे हट जाएंगे। 1, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में, सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में, SiC के बारे में। सिलिकॉन कार्बाइड नेचुरली अक्वरिंग मिनरल्स वाइडली यूज इन सेमीकंडक्टर, तो इन्हें सेमीकंडक्टर के निर्माण में लगातार यूज किया जाता है, कौन से, सिलिकॉन कार्बाइड को। दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ हाई हार्डनेस एंड थर्मल कंडक्टिव मेकिंग इट डील हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका कठोरता तापीय चालक अधिक होती है, इससे उच्च तापमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए यूज होता है। तीसरा स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट इंड टू इंड SiC प्रोडक्शन प्लांट कमिंग टू उड़ीसा। ये SiC उत्पादन जो संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा मैं अभी आपको बताऊँगा। ये एक यहाँ पे जो नेचुरली है ना, ये वर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट, नेचुरल बल्कि ये आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम है, तो ये स्टेटमेंट हटा दो आप। 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिलिकॉन कार्बन से बना है, और इसे कब बनाया गया, तो 1891 की बात है। तो एडवर्ड जो एचेसन ने इसको खोजा था सबसे पहले, और कठोर सिरेमिक पदार्थ से एक तरह से बना था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज
कि डिस्कशन फिलहाल इतना है, 2-3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में एक जो संयंत्र है इसको लेके स्थापित किया जा रहा है, जिस वजह से न्यूज़ में था। और जो भारत को सेमीकंडक्टर्स उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया, एलईडी प्रोडक्शन इसको लेके। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप आंसर राइटिंग प्लान ज्वाइन करते हैं तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9630697007। ये मेरा पर्सनल नंबर, आप बात कर सकते हैं। इवन आप यूपीपीसीएस बीपीएस से किसी की भी आंसर राइटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक आंसर डेली लिखना चाहते हैं 499 में, तो वो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्पज एकमात्र यही है, हम आपको इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी देंगे, अगर उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेटेड, आपको वेल स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग के लिए बुकलेट मिलेगी, सब बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है आपको। तो अभी आप इसे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।